This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः वैशाख शुद्ध अष्टमी दुर्गाष्टमी दिनांक 20 मई 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 3 शंखं चक्रं जलैकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो समारब्धा मात्रे याति अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो निद्रा के बारे में बात कर रहे थे और स्वप्न विशेष के बारे में काफी बहस हुई थी और इस प्रकार से सपने में बोलना चलना वगैरह वगैरह ये भी बातें होती है। तो वो अगर है तो इसका मतलब यही रहता है कि मन पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है और फिर वो अपने व्यापार करते रहता है और जिसके जरिए ये सब बातें होती रहती है इस प्रकार से। नेत्र संबंधी टीवी, कंप्यूटर और वाचन। तो अभी टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल नहीं लिखा गया लेकिन मोबाइल भी देना चाहिए, वो ज्यादा प्रयोग में आ रहा है। तो जो आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका तो कंप्यूटर चलता ही रहता है, ये एक अहम चीज होती है। जो हमने ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में बात की थी वो इसके बारे में एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। घरेलू आवृत्ति जो है वो टीवी देखने में ज्यादा मजबूत इस प्रकार की हो जाती है। तो उस उन सीरियल्स का एक परिणाम मन के ऊपर होता रहता है और काफी सीरियल्स तनावपूर्ण इस प्रकार से होती है क्योंकि जब तक उसमें स्ट्रेस तनाव इस प्रकार से नहीं रहेंगे तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है और फिर जो जो भी कहानियां जो भी दिखाते हैं वो इसी पर निर्भर इस प्रकार के होते हैं। तो ये उसमें टीवी में एक अलग मुद्दा रहेगा और मोबाइल एप्स और मोबाइल्स में वीडियोस और बाकी सारी चीजें देखते रहना ये भी काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो आंखों के बारे में तकलीफें होना ये तो होता ही है लेकिन सिर्फ आंखों पर परिणाम होता है ऐसा नहीं है।
पूरे आरोग्य पर उसका परिणाम होता रहता है। और जब तक हम इसमें पाबंदी नहीं लगाएंगे, खुद ही पाबंदी नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो अब एक नई संकल्पना है मोबाइल उपवास की। हाँ, कि एक दिन मोबाइल पूरा बंद रखने का, प्रयोग ही नहीं करने का, इस प्रकार से। तो ये नए जमाने का उपवास है। और फिर उससे काफी फायदे होते हैं। उसका एडिक्शन हो जाता है, मोबाइल नहीं है तो हमें बेचैनी लगने लगती है वगैरह, इस प्रकार से बात अभी होती है। तो उसके फायदे जरूर है, लेकिन नुकसान भी काफी ज्यादा है। तो नुकसानी टाल के फायदे कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार से चाहिए। व्यसन या एडिक्शन। तो इसमें तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट, पान पराग, मद्यपान, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं। खास करके ओरल कैंसर्स में तो तंबाकू और सिगारेट ये बहुत महत्वपूर्ण है, या बीड़ी इस प्रकार से। और इनमें एक लिकोप्लेकिया करके ब्लूइश या व्हाइटिश एक पैच निकल आता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वो पैच दिखने पर जनरली 3-4 बरस में मुंह का कैंसर हो जाता है। तो अगर हिस्ट्री मिलती है तो जरूर मुंह देखना जरूरी है, अंदर झांक कर मुंह में कहीं पैच इस प्रकार का है या नहीं है। अगर पैच है तो व्यक्ति को सजग करना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और सबसे अहम मुद्दा है कि तंबाकू छोड़ देना। जनरली कैंसर हो जाने के बाद लोग तंबाकू छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पहले कितना भी बताने पर छोड़ते नहीं है, ये थोड़ा अजीब है। तो ये एडिक्शन ही है। और फिर एडिक्शंस को कैसे छुड़वाए, दो तरीके से छुड़वाया जाता है, एकदम बंद करके या धीरे धीरे कम करके। धीरे धीरे कम करके बंद करना ज्यादा अच्छा है। तो उचिता तहिता धीमान क्रमशो विरमेंद्र, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते हैं अगर, तो बेहतर है कि एकदम छोड़ देना इस प्रकार से। और इसके आगे के यहाँ एडिक्शंस लिखे नहीं है, ये मैक्स, marijuana वगैरह, ये जो ड्रग्स है, उनका अगर एडिक्शन है तो वो काफी गंभीर मामला है। और फिर वहाँ साइकियाट्रिस्ट की या इस प्रकार की संस्थाओं की मदद लेना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से अगर marijuana वगैरह इस प्रकार के एडिक्शंस हो गए हो, तो वो इतने आसानी से छूट नहीं सकते। और फिर उनके बारे में धृतिभ्रंश, यही महत्वपूर्ण कारण है। तो विषय प्रमाणम सत्वम नियंतु महितात, अर्थात धृतिर्हि नियमात्मिका। तो विषय प्रवण जो सत्व है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अहित अर्थ से, और धृतीय नियमात्मिका है। और इस धृति को निर्माण करने के लिए उपवास वगैरह संकल्पना है। छोटे छोटे चीजों पर हम काबू पाएंगे मन की दृष्टि से, और फिर उसके जरिए बड़े चीजों पर हम काबू पा सकेंगे। ये मूल संकल्पना है, वो तो निकल गई इस प्रकार से। फिर भी ये भी देखना है कि कितनी देर से एडिक्शन चल रहा है, 30-40 बरस से लेकर कुछ भी हो सकता है। Is betel nut addiction a definitive cause of oral cancer as it is documented in animal? वैसे देखा नहीं गया है, केवल बीटल नट खाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अगर पान के साथ खाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, ये भी संशोधन हुआ है। लेकिन सादा पान, विपत्र में एकम पूगंत सचूर्ण कदिरंचत, तो पान का चुना, सुपारी। हाँ, होता। तो ये तांबूल सेवन नित्य सेवन करने के लिए बताया गया है, लेकिन तांबुल का सेवन नहीं होता, ये कम से कम है। और वैसे त्रयोदश गुणी विड़ा, ये भी एक बात है।
तो वो पाचन करने में, मुख सुगंध निर्माण करने में वगैरह वगैरह अच्छा है, लेकिन फिर उसमें तम्बाकू डाली जाती है और बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भी डालते हैं। ये भी एक अहम मुद्दा है जो पान बाजार में इस प्रकार से मिलता है। तो बेटर ऑप्शन है कि उससे दूर ही रहे। तांबुल सेवन करने में हमारे हिसाब में कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं है। सिर्फ रक्तपित्त की शिकायत है तो फिर ये नहीं करना है। और बीटल नट से एकेशिया एकल्जिया ये कंडीशन हो सकती है जिसमें सकस्ट अन्न प्रवेश होता है इस विगस में और काफी देर तक ये शंका ली जाती है कि इसोफेजियल कैंसर है। लेकिन परीक्षण के बाद पता चलता है कि एकेशिया एकल्जिया उसके कषाय रस के कारण अवरोध इस प्रकार का हो जाता है। स्नेहपान से इनमें फायदा होता है। एकेशिया एकल्जिया ये जो है, इसमें स्नेहपान अगर करवाएंगे शमनार्थ स्नेहपान तो फायदा होता है। एनी एंटीडोट to tobacco to reduce the ill effects caused by its extensive use। मैंने काफी जिक्र किया है कि तम्बाकू का पेड़ जब उगता है तो शुरू में दो पत्ते आते हैं और उनको तोड़ेंगे नहीं तो तम्बाकू का जो छुपा बढ़ता नहीं है, तो उसको तोड़ा जाता है। इसमें शायद तंबाकू को रोकने की कुछ शक्ति होगी तो उन पत्तों का चूर्ण बना के या उसका कुछ प्रयोग करके हमें देखना चाहिए तंबाकू के एंटीडोट के रूप में। ये मेरे मन में बहुत सालों से, मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। 35 वर्षानंतर सुपारी खावी असे काही वैद्य म्हणतात अवृश्य असल्याने कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, ये भी एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा और किस तरीके से खाते हैं ये भी एक अलग मुद्दा रहेगा। जिनको ये व्यसन जैसा है वो बहुत खाते हैं। हमारे हिसाब में जो पान के साथ खाना है वो अगर खा सकते हैं तो शायद तकलीफ नहीं होगी इस प्रकार से। और 35 के बाद अवृषत्व होना ये भी अच्छा नहीं है। बरोबर उल्टा मणिमधु शास्त्री जोशी बता करते थे कि 35 के साथ सभी पुरुषों को वृक्षवटी देनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि अवृषत्व आ जाता है तो शुक्र अगर हमारे हिसाब में एक अहम धातु है और उसका कार्य जीवन भर चलने वाला इस प्रकार का है तो ये बात करनी चाहिए। तंबाकू छोड़ने के लिए कुछ लोग दवाइयां देते हैं, आयुर्वेद में भी देते हैं, ये भी थोड़ा अजीब है। या मद्यपान छोड़ने के लिए भी देते हैं, होम्योपैथी में भी देते हैं तो मुझे तो ऐसा पता नहीं है कि कभी कभी दवा देनी है इस प्रकार से। लेकिन महाकल्याण का घृत माइंड सेट में परिवर्तन लाने में मदद करता है, ये सही है। तो महाकल्याण का घृत या उसी द्रव्यों का बनाया हुआ चूर्ण मैं प्रयोग में लाता हूँ और इसमें मानसिक परिवर्तन आने लगता है, ये देखा है। स्नेहपान कैसे करें इसे? जो शमनार्थ स्नेहपान बताया गया है, यच्छने शुद्ध जीर्ण एवान्य स्नेहोच्च शुद्ध बहु। पहले दिन का आहार पच जाने पर भूख लगने से पहले जो दिया जाता है वो शोधनार्थ स्नेहपान है। शमनक शुद्धवतो नन्नो मध्यमात्रश्च सस्यते। और भूख लगने पर मध्यम मात्रा में शमन स्नेहपान इस प्रकार पे दे सकते हैं। तो मात्रा डिसाइड कर सकते हैं 60, 80, 100, 150 कितनी भी है वो दे सकते हैं। और ब्रूहणों प्रसवत्यात्ते सबक्तोल्पो हितस्य। ब्रूहण स्नेहपान भी है और सबक्त देना है। तो अगर भ्रूणार्ह व्यक्ति है तो ये भी देख सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। सब मिकोस फाइब्रोसिस इज डिफिकल्ट टू ट्रीट।
कि जनरली केवल टोबैको सेवन से नहीं होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस कॉमन है रेडिएशन के बाद, और ये बहुत ही कॉमन है। तो उसके बारे में मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया है, लेकिन करना चाहिए। एक रेडिएशन का इफेक्ट दूर करने के लिए कुमारी सिद्ध घृत, उसका बाह्य एप्लीकेशन ये मेरे मन में बहुत सारे दिनों से है। कुमारी वैसे भी रसायन है, शीतवीर्य है, विषनाशक है, और अग्निदग्ध व्रणापक इस प्रकार की है। और ऑयल कूलिंग या घृत का गंडूश इस प्रकार से धारण करने से शायद इसमें कुछ बात बनेगी। लेकिन ऐसा होता है कि कैंसर को ट्रीट करते रहना यही एक अहम मुद्दा हो जाता है। और हाँ, गंडूश तो बताते हैं, लेकिन उसके पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, लेकिन वो करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। माइंड सेट करने हेतु देना हो तो महाकल्याण का कैसे दे? शमन स्नेहपान के रूप में दे, वो बेटर ऑप्शन है, या अनुपान के रूप में भी प्रयोग करो, वो भी चलता है। तो इसमें नाम में ही ये कल्याण करने वाला है, इसलिए जो कल्याणाभिनिवेशी है, कल्याण चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा इस प्रकार का रहता है। वैसे भी शस्तंधि स्मृति मेधाग्नि बलायुष्य चक्षुषाम बालवृत प्रजा कांति सुकुमार स्वरार्थिना, ये जो वृत्त के बारे में बताया गया है, वो भी सभी गुणधर्म प्राप्त होते हैं। और भली भांति इनका अगर प्रयोग करेंगे महाकल्याण का कृत्य का स्नेहपान के रूप में, शमनार्थ हो या ब्रूहणार्थ इस प्रकार के हो, तो माइंड सेट चेंज होने लगता है, ये देखा है। तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। गंडूश बाय हरिद्रा क्वाथ यूजफुल इन सर्विकल फाइब्रोसिस। तो ठीक है, हम जनरली एक अर्बुद के लिए गंडूश आया है, वो नीम पत्ते और गुड़ुची इस प्रकार का है। तो नीम गुड़ुची हरिद्रा यष्टि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और उसमें फिर गिरिमेदादी तेल 1 चम्मच डालते हैं, काढ़ा बना के गिरिमेदादी तेल 1 चम्मच डाल के गंडूश करना है। और केवल फाइब्रोसिस के लिए करना हो तो ऑयल कूलिंग बेटर ऑप्शन रहेगा, कि इतनी मात्रा में तेल मुंह में लेना, और फिर असंचार्य इस प्रकार का होगा। और फिर जब नासा स्राव वगैरह होने लगे तो थूक देना। तो इतनी बड़ी पैमाने पर स्नेहन करने से ये आ, अच्छा होगा कि सब मिकस फाइब्रोसिस जो है वो कम होने लगेगा इस प्रकार से। तो ये मेद धातु से जुड़ा इस प्रकार से थोड़ा है, और कनेक्टिव टिश्यू है कि ये बर्न हो जाता है रेडिएशन के जरिए, और उसके जगह नॉर्मल टिश्यू निर्माण होने के बजाय कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होने लगता है, और फिर ये समस्या होती है। तो रीजनरेशन के बारे में कुछ सोचना है, उस हिसाब से यष्टि अच्छी है, क्योंकि यष्टि स्नेहनी भी है, जीवनीय भी है, संधानीय भी है। तो काफी यष्टि में गुणधर्म इस प्रकार का है, कंठ्य ये भी है। तो ये करेंगे तो ज्यादा अच्छा। टोबॅको सोडण्यासाठी मृतभक्षण पांडू मध्ये आलेली चिकित्सा उपाय असे एक ऐकले आहे। ठीक है, तो मृतभक्षण की इच्छा छोड़ने के लिए क्या करें, ये एक मुद्दा होता है। और इसकी कमी है शरीर में, इसलिए उसकी इच्छा होती रहती है। तो इस कमी की अगर आपूर्ति हो जाए, गिरीश इस प्रकार के प्रयोग में लाएंगे। तो आपूर्ति कम होने से इच्छा कम हो जाएगी, और फिर जो संचित मृतिका है उसको तो विरेचन से बाहर निकालना।
मूत्र संग्रहणीय द्रव्याने तंबाखूचे व्यसन कमी होते असे जबरदस्त मित्रांच्या संवादात ऐकले आहे. मूत्र संग्रहणीय क्षार तेल में भी यूजफुल हो सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस उसके साथ में भी कुछ प्रयोग करना है. एडवांस केसेस ऑफ कैंसर में क्षार का प्रयोग करना है नहीं करना है, ये थोड़ी कंट्रोवर्सी इस प्रकार की है. बापू नानल सर हर मरीज को 6x किया हुआ क्षार देते थे वैक्रांत के साथ इस प्रकार से. तो मैंने तो क्षार का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जो एडवांस केसेस है जिसमें कुछ भी फायदा नहीं दिख रहा है और डिसीज बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कुछ हद तक मैंने कल्याण का क्षार सूक्ष्म करके प्रयोग में लाया, लेकिन जितने अपेक्षित परिणाम थे उतने तो नहीं दिखे गए. तो पलाशक क्षार के बारे में एक थोड़ा सा सोचना है. वो रसायन अधिकार में आया है. और ये शायद मैंने कुछ मरीजों में प्रयोग भी किया है, लेकिन क्षार का अच्छा रिजल्ट कहीं आया है ऐसा नहीं देखा है. तो मूत्र संग्रहणीय के बारे में थोडा सोचना पडेगा. फायब्रोसिस मध्ये यमकचा उपयोग जास्त होईल का? जास्त स्निग्धता निर्माण होईल. कर सकते हैं. इसके साथ में यष्टिमधु घृत अगर दे देंगे तो भी एक फायदा होगा. इरिमेदादी तेल और यष्टिमधु घृत इसका प्रयोग अगर करेंगे. वैसे यमक स्नेह त्रिदोषघ्न होता है. पित्तघ्नास्ते यथा पूर्वम इतरघ्ना यथोत्तरम. तो घृत जो है वो पित्तघ्न ज्यादा है और तेल जो है वो वातकपघ्न इस प्रकार का है. तो यमक स्नेह हो जाता है तो त्रिदोष की शांति होने में सहायता होती है. मुळात सवय ही व्यसनात बदलते, हे कोणत्या प्रमाणाने ठरवायचे? अतिसेवन कोणत्या परिणामाने ठरवायचे? या ग्रंथ संदर्भ आहे का? हाँ, अहितकारक अगर है तो नहीं लेना है. प्रसंगोपात कभी लेना पड़े वो अलग चीज हुई, लेकिन हम खुद सोच समझकर अहित चीज नहीं लेंगे. और ऐसे अहित चीज लेने के बाद उसके बारे में आसक्ति अगर निर्माण हो सकती है तो उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है. ये बाद में होता है. तो वहीं पे हमें सजग होना है कि नहीं ये एडिक्शन बन रही है और इसको छोड़ना ही है इस प्रकार से. बाद में छुड़वाना काफी मुश्किल होता है. ये एकच प्याला में राम गणेश गडकरी का एक वाक्य है कि पहली अवस्था में मनुष्य दारू को छोड़ता नहीं है, दूसरी अवस्था में दारू मनुष्य को छोड़ती नहीं है और तीसरी अवस्था में दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं है. तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की जितनी वो पुरानी आदत हो जाएगी उतना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है. तो एक बार ये पक्का कर लिया कि नहीं ये बुरा ही है और लेना उचित नहीं है, तो नहीं लेना यही बेहतर ऑप्शन है. शुरू करने के बाद अगर पता चलता है कि नहीं ये बराबर नहीं है तो भी छोड़ देना उचित है. और अगर एडिक्शन हो जाए तो फिर काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है. तो पान पराग और मावा ये सबसे खतरनाक है केवल तंबाकू के हिसाब से देखा जाए तो. और इसमें तो कैंसर होता ही है, ये देखा है पान पराग और मावा से. काम में व्यस्त रहते हुए भी सेवन की इच्छा हो रही, इसे व्यसन की पहली स्टेज कहेंगे. हो सकता है. वास्तव में अगर काम में व्यस्त है तो दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि एक बार ये बार भर दिया
तो फिर काम में अच्छे तरीके से लग जाते हैं नहीं तो बेचैनी रहती। ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। अगर तंबाकू नहीं लेंगे तो मल प्रवर्तन अच्छा नहीं होता, मल प्रवर्तन की संवेदना ही नहीं होती, और इसके लिए लेते रहते हैं, ये भी बात कही गई है इस प्रकार से। और तंबाकू मुंह में रखने की आदत है तो ये बहुत बुरी आदत है, उसी जगह पे कैंसर शुरू होता है, ये भी देखा गया है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना है, व्यसन के बारे में और समाज में जागृति आनी चाहिए। अभी एलोपैथी में जो भी प्रयास चलते हैं उसमें रोगों को रोकने का कोई उपाय नहीं है। अर्ली डिटेक्शन इतना ही बताते रहते। तो तंबाकू खाने वाली व्यक्ति है और अर्ली डिटेक्ट हो गया कैंसर, तो शायद ज्यादा अच्छा है, लेकिन तंबाकू छोड़ने के लिए कुछ नहीं करेंगे। कम से कम जिनमें ल्यूकोप्लेकिया डेवलप हुआ है तो उनको तो कहना चाहिए कि तंबाकू का व्यसन छोड़ दे। इस प्रकार के एक सर्वे स्टडी करेंगे तो भी ये पता चलेगा कि किन लोगों में ल्यूकोप्लेकिया आरंभ हुआ है, जो सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर लेकिन उनका कहना है कि 3-4 बरस लग जाते हैं और फिर उसमें ये रिवर्ट हो जाने में इस प्रकार से। और फिर इतने बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते ही नहीं है। रिसर्च प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा 3 बरस, वो भी मुश्किल से है। 6 महीने, 1 बरस, 2 बरस, इतना ही प्रोजेक्ट का कालावधी जनरली रहता है। व्यसन सोडल्यानंतर भविष्यातील उपद्रव टाळण्यासाठी काही प्रिव्हेंटिव्ह देता येते का? अभी ये डिटॉक्सिफिकेशन ये काफी चल रहा है और उसमें पंचकर्म है। डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्म न कहते हुए उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी तैलक अंडूष के बजाय ऑयल पुलिंग कहेंगे तो लोगों को लगता है हाँ कुछ अलग है, भारतीय नहीं है, विदेश से आया है, इस प्रकार से, और फिर करने के लिए तैयार होते हैं। आप गंडूश कहेंगे तो वो बोलेंगे क्या है इस प्रकार का ऑयल इतना वेस्ट करना वगैरह वगैरह, इस प्रकार की सोच। तो पंचकर्म करना है, रसायन चिकित्सा देनी है। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। ये मैं बहुत बरसों से विचार कर रहा हूँ, अभी भी सुनिश्चित नहीं कर पाया हूँ कि धातुओं के अनुसार रसायन कैसा चुनना है इस प्रकार से। आश्चर्य की बात है कि फणसलकर की एक ही किताब पब्लिश हुई है रसायन चिकित्सा के बारे में, और मेरे ही गुरु रहे हैं। और उस किताब में टेक्सचुअल रेफरेंसेस है, ज्यादा उसके बारे में समर्थन या विवरण इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, लेकिन एक संकलन अच्छा है। हाँ, और हमें ही सोचना है। शायद गोवा फड़के की किताब और हाँ, इनकी किताब ये साथ में पढ़ के जो भी जितने भी रसायन द्रव्य है जिनका हम भली भांति प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं च्यवनप्राश, वर्धमान पिप्पली, नरसिंह रसायन वगैरह वगैरह इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन रसायन चूर्ण है उसका तो मैं प्रयोग करता रहता हूँ, लेकिन गोक्षुर अलग रसायन है, शतावरी रसायन है वगैरह, इस प्रकार से काफी रसायन द्रव्य है। तो धातुओं के हिसाब से किस रसायन का कार्य कहाँ पे है, ये अगर हम देख पाएंगे तो थोड़ा और स्पेसिफिक। हम धातु पाचक तो प्रयोग कर में ला रहे हैं, लेकिन धातु पाचक के साथ अगर उस धातु का रसायन दिया जाए तो कैंसर में ब्रेक थ्रू आएगा। ये मैंने बहुत सालों से सोच के रखा है, प्रैक्टिस नहीं हुई है। व्यसन सोडल्यावर हाँ तर ये प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मनोदौर्बल्य व्यसनामध्ये असतेच का, जनरली होता है
केवल मजाक के लिए व्यसन शुरू में होता है, बाद में जब एडिक्शन हो जाता है तो ये मनोदौर्बल्य है ही, उसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है. चहा घेतल्याने देखील मलस शुद्धी होत नाही, हे व्यसन समझावे का. चाय ये भी व्यसन है. चाय पहले हमने सोच लिया था इसलिए यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन ये भी एडिक्शन इसी प्रकार की है. ये सौम्य है थोड़ी सी, इतना ही इसमें बात रखनी चाहिए मन में. फिर भी एडिक्शन ही है, और छुड़वाएंगे तो अच्छा है, यही अच्छा है. The nicotinic receptors in brain are the mainstay of nicotine addiction. They release endorphins, which will make the mood elevation, but afterwards the sensitivity to the receptors become more and the addiction increases. So nicotine addiction is difficult to discontinue. और इसके आगे हीरोइन वगैरह जो है तो वो इससे भी बहुत बुरे इस प्रकार के हैं, और उनको छुड़वाना और भी मुश्किल इस प्रकार का होता है. इसके बारे में काफी पिक्चर्स भी निकले हैं ड्रग एडिक्शंस के बारे में, और ये डिस्कवरी चैनल पर भी इसका जो ट्रैफिकिंग है वो किस प्रकार से जांचा जाता है ये भी काफी दिखाते हैं. तो मेरे ख्याल में ये मन बुद्धि सभी पर परिणाम इस प्रकार का करता है. और उसके ऊपर अगर ये कंट्रोल करना है तो मन के ऊपर अच्छा कंट्रोल होना जरूरी है. और व्रत उपवास नियम वगैरह के जरिए धीरे धीरे मन पे काबू लाना, या फिर प्राणायाम के जरिए जरिए मन के ऊपर काबू पाना, ये आवश्यक इस प्रकार का है. भय से ये दूर होता है, जैसे जैसे कि एक बार कैंसर हो जाने पर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन तब तक कितना भी बताओ छोड़ते नहीं है. ये काफी जगह देखा इस प्रकार का गया है. तो तंबाकू, हाँ, एक अहम इस प्रकार का रहेगा. मद्यपान के बारे में भी काफी सोचना पड़ेगा. इसमें दो प्रकार के वर्ग है. एक उच्च भ्रू वर्ग है जो प्रायः विस्की रम इस प्रकार के मद्य देता है, वो प्योर अल्कोहल है. और फिर उसके साथ में चकना वगैरह इस प्रकार की बातें रहती है जो विदाही अभिष ये कटुरसात्मक उष्णवीर्य इस प्रकार के हैं, और इसकी एडिक्शन हो जाती है तो बाद में ये लिवर सिरोसिस, फिर लिवर कैंसर वगैरह इस प्रकार के निर्माण करते हैं. इसमें भी लिवर फाइब्रोसिस ये अभी समस्या बढ़ रही है का. फैटी लिवर, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर, और फिर बाद में लिवर फाइब्रोसिस. तो एक फाइब्रोसिस के बारे में ही थोड़ा सा अलगता से सोचना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया, जैसे ये फाइब्रॉइड यूटेरस भी है, स्तन में भी फाइब्रोसिस इस प्रकार के निर्माण होते हैं. फाइब्रॉइडिनोमा ये भी काफी प्रचलन में है, और लिवर फाइब्रोसिस ये सामने आ रहा है. ये सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस ये ओरल कैंसर में खास करके दिख रहा है. लिपोप्लेकियामध्ये कुठले धातुपाचक वापरावे? जनरली मांस और मीट इन दोनों का प्रयोग करता है गाँव में. और रक्तपाचक सभी रुग्णों में देता ही हूँ. तो ये तीन होते हैं. फिर भी थोड़ा सोच के, जैसे अभी मैंने बताया कि यमक स्नेह का गंडूश, कवल नहीं गंडूश इस प्रकार से अगर करेंगे तो शायद ये जो ओपनिंग होता नहीं है मुंह का, बहुत ही छोटा ओपनिंग भी देखा जाता है. 2-3 मिलीमीटर इतना ही मुंह खुलता है, ये भी देखा गया है. तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात होती है. फॅटी चेंजेस इन लिव्हर ट्रीटमेंट मध्ये कसा विचार करावा? ये पचन से ही जुड़ा है. पूरी लाइफस्टाइल को देखो, और पचन के बारे में सोचो.
ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि स्नेह क्या माध्यम है वगैरह, ज़रूरी है लेकिन सिर्फ़ उसी के ऊपर ध्यान देना, ये ज़रूरी नहीं है। मूल रूप से वचन के बारे में सोचना और दातार गुरु जी की हैसियत से ये आकाशीय नाद है तो वसंत कुसुमाकर जटामौसी और पार्थिव नाद है तो फलत्रिका, ये तो प्रयोग में ला ही सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आरोग्यवर्धिनी से लेकर सुवर्ण सुचेकर, वसंत कुसुमाकर ऐसे काफी द्रव्य का प्रयोग हो सकता है। और मानसिक स्थिति को अच्छी रखने के लिए प्रयास करनी चाहिए। तो इसके आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ये भी एक देखा गया है। लिवर सिरोज, फैटी लिवर, और फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा और फिर ये लिवर फाइब्रोसिस। तो अभी एलोपैथी में तो लिवर फाइब्रोसिस हो गया तो खतरनाक है, मुश्किल है करके लिवर ट्रांसप्लांट करने की सलाह देते हैं। और इतनी आसानी से सलाह देते हैं कि 35-40 लाख खर्चा आता है, बस ये करवा लेना है, दूसरा कोई चारा नहीं है उसके लिए। कई मरीजों में इसके जरिए आसाइटिस डेवलप होता है, उधर जातो तक अवस्था होती है, या फिर कैंसर वगैरह होने की भी संभावना होती है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा अलगता से सोचना पड़ेगा। और वैसे वाग्भट के 15वें गण में, बहुत 15वें अध्याय में बहुत सारे गण में मेद का उल्लेख है। वर्णादि कपम मेदम यच्छति नगरोदादि गणो वर्ण्य संग्राहित साधना वेद पिता चतुर्दाह वगैरह इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का है कि ये मेद धातु को क्यों उन्होंने पकड़ा है। और स्थौल्य और कार्य चिकित्सा, ये थोड़ी देखनी चाहिए। और संतर्पण अपतर्पण क्या करना है इसके बारे में सोचना है। अबाउट अल्कोहल इट इज रिटन दैट वंस अल्कोहल इज कंज्यूम्ड इट टेक्स 1 month to totally get removed from the body by disintegration, so the addiction do cause definitive toxicity in individuals. पॉसिबल है, लेकिन ग्रंथों में मद्य के बारे में काफी बहस की गई है। पदार्थ चिकित्सा भी देखेंगे तो मद्य की प्रशस्ति काफी की गई है और ऋतुचर्या में रेगुलर मद्यम का प्रयोग बताया गया है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि जब उसका एडिक्शन हो जाता है तो उससे बुरा कोई नहीं है, लेकिन एडिक्शन नहीं है, सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं और सभी तरीके से सोच समझकर प्रयोग करते हैं, तो ये अच्छा काम भी करता है। सौमनस्य वर्धनम में श्रेष्ठ इस प्रकार का बताया गया है। ये खाली पेट लेना है या भोजन के बाद में लेना है, ये एक अहम मुद्दा है। लोग जो लेते हैं वो खाली पेट लेते हैं, ये बहुत ज्यादा बुरा असर इस प्रकार का करता है। आस्वारिष्ट जो प्रचलन में है वो भोजन के उपरांत देने का प्रचार है, तो वो बेटर ऑप्शन है। और इसके साथ में ये जो चकना जो खाते हैं वो तो और भी बुरी आदत इस प्रकार की है। और वैसे ग्रीष्म ऋतु में मध्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम सुबह वा इस प्रकार का बताया गया है। और फिर लोग क्या पीते हैं ये एक अहम मुद्दा है। इस प्रकार से आशावारिष्ट निर्माण करके दे देंगे तो शायद ठीक है। द्राक्षारिष्ट वैसे भी विदेशों में काफी प्रचलन है रेड वाइन के स्वरूप में, और वो इतना हानिकारक इस प्रकार का नहीं है। लेकिन हाथ भट्टी की जो दारू बनती है वो तो बिल्कुल बेकार इस प्रकार की है। और उसमें बार बार ये बात होती रहती है कि ये पॉइजन बन जाता है, बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। और ये जो अल्कोहल, रम विस्की वगैरह जो पीते हैं वो उसमें काफी बड़ी मात्रा में अल्कोहल इस प्रकार का होता है। तो ये सभी चीजें हानिकारक इस प्रकार की है। तो अच्छे तरीके से मद्य बनाई
ये बेटर ऑप्शन है। विदेशों में इसकी कॉम्पिटिशन भी होती है कि नए नए मद्य बनाओ और प्रचलन में लाओ इस प्रकार से। तो मैं जर्मनी में था तो उस समय में ये कंपटीशन डिक्लेयर हुई थी और मैं जिसके घर में रहता था उसकी जो मेड थी उसने एक मद्य बना के उसको प्राइज मिल गया था नया मद्य बना से। तो हमारे लिए ये एक अच्छी सुविधा है क्योंकि यथा द्रव्य गुणोरिष्टा सर्वमध्य गुणादि। जिस द्रव्य का हम अरिष्ट बनाएंगे उसी के सभी के गुण उसमें आ जाएंगे और मध्य के गुण भी उसमें आ जाएंगे। विशेषतः व्यवहारिक विकास ये जो गुणधर्म है ये अच्छे हैं। अभी एलोपैथी की दवाइयां कैसे काम करती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ ये जो जल्दी इस प्रकार का मिल जाता है, उसमें एक अहम मुद्दा है कि ये वैवाहिक विकासी जैसे विषय द्रव्यों के जरिए पूरे शरीर में पहले फैल जाती है। पचन होने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है और इस तरीके से डायरेक्ट सीधे मध्यम रोग मार्ग या शाखा में चले जाएंगे तो वहां पे ये सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देंगे, पेन रिलीफ करना वगैरह इस प्रकार से। या स्टीरॉइड जैसे द्रव्य है तो संधिवात में एक गोली ले लिया और बस आराम हो गया, या अस्थमा में एक गोली ले लिया और आराम हो गया। ये जो बातें हैं वो वैवाहिक विकासी गुणधर्मों का नतीजा इस प्रकार का। तो अगर हमें उससे टक्कर लेनी है, उतने ही जल्दी रिजल्ट देने हैं, तो मध्य कल्पना एक अच्छी है या आस्वादिष्ट कल्पना अच्छी है जो तुरंत इफेक्ट दे सकती है। और 2 से 4 चम्मच तक अगर मध्य देते हैं या आस्वादिष्ट देते हैं तो ये एडिक्शन जैसा नहीं बनेगा, औषध के रूप में प्रयोग में आ सकेगा। सिर्फ पितरत्व प्रदूषण है ये बात ध्यान में रखनी है और सीमित प्रयोग होना है। तो बहुत सारे आसवारिष्ट तो प्रचलन में है ही, दशमूलारिष्ट से लेकर अशोकारिष्ट अर्जुनारिष्ट वगैरह वगैरह इस प्रकार से काफी प्रचलन में है। तो उनका प्रयोग कर ही सकते हैं, लेकिन और भी इस प्रकार से मद्य बनाएंगे जैसे कि हमने मस्तासव किया था कि दधी मस्तु जो है निवड़ चक्का बनाने के बाद उसमें धातु की पुष्प और गुड़ डाल के उसका आसव बनाया, मस्तासव इस प्रकार से बढ़िया काम करता है स्रोत दूर करने के लिए। तो वैसे इस प्रकार से अगर करेंगे तो एक साइड बिजनेस जैसा हो जाता है। और भली में जो फेंक देने वाले हैं हम पानी जो है वो उसका भली भांति इस प्रकार का हो सकता है। मे बी द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोह दारू एंड विस्की इज डिफरेंट, बहुत ही बिग डिफरेंट है। मे बी नहीं है, इसमें बहुत ही फर्क है। ये डिस्टिलेशन मेथड से अल्कोहल बनते हैं और इसमें आसुतिकरण होता है, मद्य जो निर्माण होता है उसमें। तो होम्योपैथी में भी इस प्रकार से अल्कोहल के प्रयोग से गोलियां बनाने का एक है। तो वो भी एक बार सोच सकते हैं इंटीग्रेशन में कि जैसे 6x वगैरह करते हैं उसी प्रकार अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर उससे चूर्ण या गोलियां इस प्रकार की बनाते हैं। तो वैवाहिक विकासी गुणधर्म उसमें भी प्राप्त हो सकते हैं और तुरंत असर देना ये बात हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकेंगे तो एक अलग माहौल इस प्रकार का बनेगा। सो मनस्य जननम ये जो है ये एक अहम मुद्दा है मध्य के बारे में। और शोक करने की जैसी परिस्थिति अगर हो, दुखता दुख हो तो ये एक बात हो सकती है। आसवारिष्ट भोजनोपरांत देतात अपान वायू दृष्टीमध्ये जसा कुमारी आसव द्यायचं आहे तर ते भोजनाच्या आधी देतात येते का? दे सकते हैं
लेकिन ये किस काल में देना है? मैंने एक लेक्चर दिया था बहुत साल पहले, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, आयुर्वेदिक अप्रोच इस प्रकार से। और ये मेरा प्रेजेंटेशन था आइसलैंड में। मैंने ये 15-20 मिनट का या 10 मिनट का होगा, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था। और वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ था, और उसके पीछे विचार जो था वो भी बहुत अच्छा। कोलटकर सर उस समय में थे, तो उनकी भी मैंने सहायता दी थी ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने में। और मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो द्रव्यों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी कार्मुकता कैसे निश्चित की जाती है। तो द्रव्य का अपना अपना कुछ स्वरूप है, कि उसकी पांचभौतिक संगठन है, रसवेदी विपाक प्रभाव, ये चीजें है, और उसके अनुसार वो कहाँ पे कैसे प्रयोग में लाना है इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही कारीगर नहीं होता। आयुर्वेद में उसका प्रमाण कितना देना है, उसका अनुपान क्या रखना है, उसका काल कौन सा देना है, और बाकी पथ्य बाकी औषधियां किस प्रकार की जा रही है, इन सभी पर ये निर्भर होता है। तो यष्टि मधु एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य है, औषध द्रव्य है। तो यष्टि मधु को मैं किस लिए प्रयोग में ला रहा हूं? अगर मुझे संधानीय इस प्रकार का कार्य चाहिए, तो परिकर्तिका में आपान काल में मैं यष्टि मधु का प्रयोग इस प्रकार का कर सकता हूँ। पाठा यष्टि ये कॉम्बिनेशन हम देते हैं, और परिकर्तिका में वही यष्टि मधु अगर मुझे कंठे कार्य चाहिए या शुक्रवर्धन चाहिए तो भी अपान काल में दे सकते हैं। कंठे कार्य चाहिए तो भोजनोपरांत इस प्रकार से दे सकते हैं। वही यष्टि मधु अगर ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो वमन में कारीगर होता है। और वही यष्टि मधु दूध के अनुपात से दे देंगे तो क्षीरेण यष्टि मधु से चूर्ण में वैद्य रसायन इस प्रकार का बताया गया है। तो वही यष्टि मधु घृत के साथ दे देंगे तो वात पित्त प्रशमन अच्छा करता है, मधु के साथ दे देंगे तो भूख पित्त प्रशमन अच्छा करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सभी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इस प्रकार का। उसके ऊपर कोलटकर सर ने जो एक विचार बताया वो और ही अलग था, कि जो व्यक्ति वो ले रहा है वो किस उद्देश्य से ले रहा है, उसको क्या तकलीफ है, उसको परिकर्ती कार्तिक की तकलीफ है, और वो उस दृष्टि से, उस विचार से तुमने दी हुई दवा, उसको यष्टि मधु अगर तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये दवा दी गई है मुझे लेनी है इस प्रकार से। तो लेकिन मुझे अभी परिकर्तिका की तकलीफ है तो उसमें मुझे राहत चाहिए, इस विचार से अगर वो लेता है तो शायद आप अपान काल में प्रयोग करो या दूसरे किसी काल में प्रयोग करो, वो दवा उस पर काम करेगी, क्योंकि वो उसकी सोच उस प्रकार की। और उससे आगे जाकर वैद्य ने किस सोच से दिया है, ये भी एक अलग बात है। रोगमादव परीक्षेत ततोऽनन्तरम् औषधं ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरेत, ज्ञानपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए, कि मैं ये द्रव्य इस मात्रा में इस अनुपान से इस काल में दे रहा हूँ जिससे इतना दोष का शमन होगा वगैरह वगैरह। तो यष्टि मधु के काफी गुणधर्म है, मैं किन गुणधर्मों का प्रयोग करना चाहता हूँ, किन गुणधर्मों के हिसाब से मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, उसके ऊपर भी उसकी कार्मिकता निश्चित होगी। ये बहुत ही अहम विचार था। और कोलटकर सर पर्यायों का इस ढंग से प्रयोग करते थे। अगर मुझे
भय दूर करने के लिए शतावरी का प्रयोग करना है तो अभीरू नाम से करें। पुष्टि देने के लिए शतावरी का प्रयोग करना है तो प्लीवरी नाम से करें। सिर्फ लिखने में प्लीवरी या अभीरू इस प्रकार से लिख देंगे। अगर रास्ते पे सही रास्ते पे लाना है तो पथ्या का प्रयोग करेंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे। हरी तक ही प्रयोग में लानी है लेकिन उसको पथ्या लिखेंगे कि इसका माइंड भटक रहा है, मूल मार्ग से दूर इस प्रकार से जा रहा है, तो उसको फिर से लाना है, इसलिए पथ्या ये पर्याय का प्रयोग हो सकता है। शिवा इस प्रकार का भी प्रयोग हो सकता है कल्याण निर्माण करने के लिए। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा रहा जो कोलटकर सर प्रयोग में लाते थे और मैं भी करता हूँ। इस प्रकार के पर्यायों के जरिए मुझे जो कार्य अपेक्षित है वो मैं पेपर पे उतारता हूँ इस प्रकार। तो ये सब होने के वजह से हमारे यहाँ साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि एक द्रव्य में अनेक कार्य करने की शक्तियां हैं। उसमें जिस कार्य को हम चाहते हैं वही कार्य वो करने। मैंने कोलटकर से सवाल पूछा था कि हमें जो विवक्षित कार्य है वो कैसे इससे निर्माण होगा, ये एक बात। और एज ए द्रव्य उसका आगे क्या होता है इस द्रव्य। तो कोलटकर सर ने कहा था कि अपना कार्य करने पर वो समाप्त हो जाता है। जो भी एक तो आहार जैसी मात्रा नहीं होती, कम मात्रा होती है। अब जैसे आहार द्रव्य के बारे में 4 भाग से काम होना और मलभाग जो है वो बाहर फेंक देना, इस प्रकार की उसकी भी प्रक्रिया होती रहेगी। तो द्रव्यों का भली भांति पर कैसे प्रयोग करें, एक अहम मुद्दा जिसमें था। उसी समय वो पैरेलल सेशन चल रहे थे, एक साइकियाट्रिस्ट का लेक्चर बाजू के हॉल में मेरा तुरंत खत्म होने की बात, मैं वहां पे जाकर बैठा। तो वो कह रहा था कि लोगों में काफी गलत फहमियां है और ये आयुर्वेद के जरिए आई है, ऐसा उसका कहना था। ये डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, गोलियां लेनी है, तो वो सवाल पूछते हैं कि कब लेनी है, खाली पेट लेनी है खाना खाने के बाद लेनी है। डॉक्टर ने अगर बता दिया कि खाली पेट में मत लेना, खाना खाने के बाद, कैसे लेनी है, पानी के साथ लेनी है। पानी उबला हुआ चाहिए, गर्म चाहिए या ठंडा चलेगा, नॉर्मल चलेगा। तो ये प्रश्न खत्म ही नहीं होते। फिर डॉक्टर तंग आ जाता है, अरे क्या बक बक कर रहे हो, दवा ले लो, बस दवा का असर है, कैसे लेना है क्या लेना है इसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से ये एलोपैथी की विचारधारा है। जो भी इफेक्ट है वो ड्रग का इफेक्ट है, वो स्पेसिफिक एक इफेक्ट के लिए एक दवा प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन शुरू में एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक के रूप में प्रयोग में लाया गया। बाद में पता चला कि इसमें एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी भी है, तो अभी सब हृदरोगियों में उसका प्रयोग शुरू हो गया। और ये भी बात पता चली कि अगर खाली पेट लेते हैं तो पित्त बढ़ता है, तो खाना खाने के बाद ले लो, ये शुरू हुआ। भूख है नहीं है उसका कोई सवाल नहीं है, पचन हुआ है नहीं है इसका कुछ सवाल नहीं है, खाना खा के लेना है, तो लोगों के लिए भी अच्छा लगता है। डॉक्टर ने खुद ही कहा है कि ब्रेकफास्ट में खाली पेट नहीं लेना, ब्रेकफास्ट करके ही लेना इस प्रकार से। डॉक्टर ये नहीं बताते कि भूख है तो ब्रेकफास्ट करो और फिर ये गोली लो। वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद ही गोली लो, और जो भी कार्य होने वाला है वो गोली से होने वाला है। ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हो इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो इसलिए
कैसे भी ले लो लेकिन गोली ले लो, ये जो बताते हैं ये काफी मूर्खता इस प्रकार की है। और फिर उसके जो गुणकर्म होने वाले हैं वो होते ही रहते हैं, क्योंकि उनके दोषों को टालने का कोई उपाय एलोपैथी में नहीं है। अगर हमें पता चलता है कि अरे इससे पित्त बढ़ने की संभावना है तो दूध का अनुपान दे देंगे तो पित्त नहीं बढ़ेगा, कफ बढ़ने की संभावना है तो शहद का अनुपान दे देंगे तो कफ नहीं बढ़ेगा। ये हम सोचते हैं या भोजन के उपरांत दे देंगे वगैरह इस प्रकार से, समान काल में दे देंगे वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये एलोपैथी में है ही नहीं, प्रचलन विचार ही नहीं है इसके बारे में, और इसके जरिए उसके साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं और ये कारण बन जाता है लोग एलोपैथी से दूर हो जाते हैं। फिर भी वो कोई सबक नहीं सीख रहे, क्योंकि उन्हें लगता है उनका क्या बिगड़ने वाला है। हाँ, वो तो प्रतिष्ठित है अभी, और बाकी कुछ मेडिकल साइंसेस ही नहीं है, तो हमारा ये राज चलता रहेगा, इस दृष्टि से वो कर रहे हैं अभी। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है। दवाइयों के साथ अनुपान, काल, मात्रा, ये सब चीजें हैं, और मरीज को किस तरीके से तैयार करना है कि मैं इसके लिए ये दवा ले रहा हूँ, और वैद्य को भी सोच समझ कर दवा देनी है कि मैं इस दृष्टि से इस दवा का प्रयोग कर रहा हूँ तो वो द्रव्य जाकर किसी प्रकार का उपयोग उसका हो जाए। मद्य पिण्यापूर्वी व्यवस्थापन करून तालीसाठी चूर्ण सेवन करावे असे बदाते अध्यायात आले आहे, ठीक है ना। तो वैसे जनपदोध्वंस वगैरह के बारे में भी उसका जनपदोध्वंस होने से पूर्व ये सब करवा लेना इस प्रकार से, या असात्म्य सेवन के पहले भी इस प्रकार का बताया गया है कि विरुद्ध, उसके विरुद्ध चीजों से शरीर में ये प्रचलन में लाना इस प्रकार से। मद्य व्यसन असणाऱ्या पेशंट्स मध्ये वापरता येईल का? जरूर कर सकते हैं। तो सोचेंगे थोड़ा सा, 40,000 चूर्ण व्यवस्थापन में एक योग बनावे और देखे प्रयोग करके। मद्य आम्लगुणाचे असते, त्याबरोबर लवणाचे सेवन केल्याने मद्याचे उपद्रव कमी होतील असं म्हणता येईल। लवण नहीं, क्षार धर्मों का सेवन करने से होगा, और मद्य की अंतिम अवस्था में क्षारीयत्व प्राप्त हो जाता है, इसलिए दूध बताया गया है। जो पदार्थ है बहुत दिनों तक, महीनों तक, वर्षों तक चलता रहता है, तो फिर दूध ही उसके लिए श्रेष्ठ इस प्रकार, और अगर जलोदर वगैरह हो जाता है तो दूध ही देना है इस प्रकार से। व्यसन सोडण्यास तिक्त क्षीर बस्ती वापरता येईल का? मज्जेशी संबंधित असल्याने मद्य व्यसन सोडण्यासाठी मद्य व दूध असे बस्ती देता येईल का? क्रमाने कमी करून नंतर दूध वाढवून। ये मज्जा से संबद्ध है या किसी दूसरे चीज से संबद्ध है, धातु से संबद्ध है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे ही बस्ती देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका फायदा होगा नहीं होगा देखना ही पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन ये वायु और मन इससे संबंध में ज्यादा है। हाँ, तो वायु का नियंत्रण इससे होगा, बस्ती से होगा। हाँ, और वो होने से मन के ऊपर नियंत्रण पाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन इस प्रकार से बताना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। फक्त हीनसत्व असलेले लोक व्यसनाधीन असावेत का? ऐसा भी नहीं है। Many medicines are available in the form of herb extract like potato extract. Could you explain a bit about what problems may come?
ये समझा नहीं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। It's available in the form of herb extract like potato extract. ये जो अगर कौन सी कंपनी है वो, टोटल एक्सट्रैक्ट ऐसे करके बता रहे हैं। और मैंने सुना था कि आसवारिष्ट निर्माणों में इसका काफी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। ये केमिकल एक्सट्रैक्ट है। पानी में अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो अलग चीज है, वो नैसर्गिक है। और वैसे आयुर्वेद की सभी दवाइयां जो है वो नैसर्गिक है। लेकिन मुझे वो फर्नेस का नाम नहीं आ रहा, लेकिन उनका कहना है कि जितने भी कार्यकारी तत्व किसी वनस्पति में होंगे उन सभी का पूरी तरीके से 100% एक्सट्रैक्ट वो निकालते हैं, किसी भी तरीके से निकालते हैं, अल्कोलाइड एक्सट्रैक्शन। तो ये नेचुरल नहीं है। चैतन्य फार्मा ये अल्कोलाइड एक्सट्रैक्शन है, घनसार के रूप में है। तो मुझे नहीं लगता ये अल्कोलाइड एक्सट्रैक्शन है। त्यांच्या सगळ्यांचे पण वटी आहेत, ये काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। घनसार जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में उंबरगांव करके एक गांव है, हाँ, वहां पे वैद्य वालावलकर, ये एक्चुअली वर्षा वालावलकर ये वैद्य है, उसका पति जो है वो काफी इस प्रकार के घनसार निर्माण कर रहे हैं स्प्रे ड्राई मेथड से। मैंने वो देखा था। और ये स्प्रे ड्राई मेथड मुझे तो अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें जलने की संभावना बिल्कुल नहीं, और काफी कम एनर्जी में हो जाता है। नहीं तो काढ़ा बना के और काढ़े को आगे उबाल के वातादिनाम पुनः पाकात घनत्वम सा रसक्रिया ये जो बताया गया है, तो उसमें काफी जलन लगता है। और ये एक अच्छी संकल्पना है। और उसको भली भांति में आयुष शक्ति नहीं है। आयुष शक्ति परम नरम, पंकज नरम इसकी है। वो एक अलग अलग ही माहौल है आयुष शक्ति, पंकज नरम और स्मिता नरम। ये हाई क्लास वाले हैं, और हाई क्लास मरीजों में ही उनका प्रचलन ज्यादा है। मुझे इसकी कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, वाला वाला करके। लेकिन वो बेटर चॉइस है। मुझे लगा था कि चैतन्य का हाँ, अख्तर वो शायद होगा, मालूम नहीं। तो उसको भली भांति प्रयोग में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। साबा, हाँ साबा इंडस्ट्रीज, बरोबर। ये टोटल एक्सट्रैक्ट वाले बता रहे थे, साबा इंडस्ट्रीज वाले। तो मुझे वो बात पसंद नहीं आई थी, जो नेचुरल है वही करना है इस प्रकार से मैंने उनको बताया था। तो ये सिटी स्प्रे ड्राई करना। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और कम मात्रा में ये अच्छा कारीगर इस प्रकार का होता है, इसमें संदेह नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमें भली भांति इन सभी का प्रयोग करके तुरंत रिजल्ट देने हैं, तो एक घनसार एक कल्पना अच्छी है। स्ट्रेट मेथड से आसवारिष्ट कल्पना अच्छी है। और वैसे होम्योपैथी में मदर टिंचर का प्रयोग करके करते हैं। वो एक बात हो सकती है कि वैवाहिक विकास के गुणधर्म उसमें आ जाएंगे, डोज बहुत कम रहेगा, और फिर उसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे।
आयुर्वेद प्रकाण्डो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च स वैद्यवर्गो हि मूर्तम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्य निग्रह व समम बुद्धी प्रशिद्ध या अनुषंगाने महाकल्याणकृताचा वापर अडिक्शन मध्ये करता येईल. म्हणून करते ही आहे वास्तव में. एकल द्रव्य गोळ्या व्यतिरिक्त अल्कोहोल असायचे. येस.